नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है नेशनल अवार्ड दिया गया है फ्लाई ऐश के लिए, वो भी एफिशिएंट मैनेजमेंट करने पर। तो आखिरकार कौन से ऐसे तापविद्युत केंद्र है जिन्हें ये मिला है, आखिरकार वो क्यों विशेष हो जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी विशेष जानकारी इस पूरे वीडियो में आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले वही कि मध्य प्रदेश के 3 ऐसे तापविद्युत केंद्र हैं जिन्हें फ्लाई ऐश, जो निकलने वाला धुआं है, इनके कुशल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो आखिरकार ये कौन से ऐसे तापविद्युत केंद्र हैं जिन्हें ये दिया गया है और ये क्यों दिया गया है, तो इसी की चलिए बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो पावर जनरेटिंग कंपनी है, इसने किसको दिया है, तो श्री सिंगाजी तापविद्युत केंद्र, जो कहां पर है, दोंगलिया में है। इसके अलावा सतपुड़ा तापविद्युत केंद्र जो सारणी में है, और अमरकंटक तापविद्युत केंद्र जो चचाई में है। इन्हें फ्लाई ऐश है, इसके बेस्ट कुशल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय अवार्ड दिया है। तो याद रखिएगा इकाइयां कौन कौन सी हो गई, तो पहली है संत सिंगाजी, दूसरी है सतपुड़ा बैतूल में है, और तीसरी कौन सी है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो चचाई अनूपपुर में दिखाई देती है। तो ये तीनों इकाइयां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इस पे बात करते हैं कि आखिरकार ये इकाइयां हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, क्या क्या इसकी विशेष जानकारी निकल कर आती है। तो सबसे पहले आते हैं इसके सम्मेलन पर, कि सम्मेलन की यदि हम बात करें तो विषय क्या है, तो विषय था फ्लाई ऐश, जो निकलने वाला धुआं है उसकी उपयोगिता, यूटिलाइजेशन 2025 इसका मुख्य विषय था। कहां पर हुआ है, तो ये गोवा में हुआ है, और ये 14वां अंतरराष्ट्रीय आवासीय सम्मेलन के दौरान इसे दिया गया है। आयोजनकर्ता कौन है, मिशन एनर्जी फाउंडेशन के द्वारा, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ये दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया, तो पूर्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर, इनके द्वारा ये पुरस्कार की दिया गया है। इसके अलावा इसमें प्रतिभागी एनटीपीसी और विभिन्न राज्यों के निजी पावर यूटिलाइजेशन वाले प्लांट और उसके प्रतिनिधि, यूटिलिटी के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित नजर आते हैं। बिना श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है, तो और किस श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है, तो चलिए देखते हैं। तो किस श्रेणी में, तो 500 मेगावाट से क्षमता से कम श्रेणी में यदि हम देखें तो इसमें मिला है सतपुड़ा तापविद्युत केंद्र सारणी को, और अमरकंटक तापविद्युत केंद्र चचाई को मिला है। वहीं पर 500 मेगावाट से अधिक क्षमता की यदि हम बात करें तो इसमें संत सिंगाजी दोंगलिया को 100% से अधिक फ्लाई ऐश का सतत और प्रभावी, जो उन्होंने ऐश का उपयोग किया है फ्लाई ऐश का, इसके लिए उपयोग के लिए उन्हें दिया गया है। और डिटेल की बात करते हैं तो सबसे पहले सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की बात करेंगे। तो इसकी स्थापना 1967 में सारणी बैतूल में की गई थी। इसकी क्षमता कितनी है, तो 1330 मेगावाट लगभग दिखाई देती है। इसमें जलापूर्ति तवा नदी से होती है। इसके अलावा कोयला पाथरखेड़ा क्षेत्र से इसे मिल जाता है। वहीं पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है, इससे राजस्थान को भी लाभ होता है। इसके अलावा विद्युत की प्राप्ति का जो अनुपात है वो 3:2 में डिवाइडेड दिखाई देता है। तो 3 और 2 के विद्युत प्राप्ति का अनुपात विशेष दिखाई देता है। तो पहला हो गया ये। अब आते हैं दूसरे नंबर में संत सिंगाजी। जी हां, तो संत सिंगाजी यदि ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो खंडवा में है, और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। कहां की गई थी, तो डोंगलिया में की गई थी। इसकी क्षमता 2520 मेगावाट है। ये इसके नर्मदा से भी मिलता है और सुक्ता नदी से भी जलापूर्ति होती नजर आती है। कोयला कहां से मिलता है, तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र से मिलता है। इसके अलावा ये प्रदेश की सबसे ऊंची चिमनी यहीं पर है, जिसकी ऊंचाई 271 मीटर है, और इसे सिंगाजी ताप विद्युत प्लांट पर लगाया गया है। अब आते हैं तीसरे और अंतिम में, जिसका नाम है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। तो यदि हम अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, 1965 में हुई थी। विशेष और यह भी है कि यह कहां पर है, तो यह अनूपपुर में दिखाई देता है। इसकी क्षमता 210 मेगावाट है। इसे पानी कहां से मिलता है, तो सोन नदी से इसे पानी मिल जाता है। इसके अलावा सुहागपुर जो कोयला क्षेत्र है, यहां से इसे कोयले की प्राप्ति हो जाती है। तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो पुरस्कार मिला है इसके कारण से मध्य प्रदेश में अब इसका रिजल्ट में आने वाला या एग्जाम में आने वाले ये महत्वपूर्ण भी प्रश्न दिखाई देते हैं। तो चलते हैं अब आगे की ओर कि आखिरकार जो हम विषय में हम पुरस्कारों को पढ़ें, ये फ्लाई ऐश होता क्या है, ये भी तो पढ़ना जरूरी है कि फ्लाई ऐश आखिरकार होता क्या है। तो फ्लाई ऐश क्या है, जो कोयले की राख है उसके जो बिल्कुल महीन कण है, माइक्रो कण है, उसे फ्लाई ऐश कहा जाता है।
क्यों कहते हैं फ्लाई ऐश? इसलिए कहा जाता है क्योंकि दहन से निकलने वाली गैसों के साथ ये उड़ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। क्या इसके रंग और बनावट होती है? तो भैया ये हल्के भूरे रंग की या गाद या मिट्टी के आकार के जो कांच के गोले होते हैं, छोटे छोटे महीन कणों के रूप में बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, प्रिसिपिटर या बैग फिल्टर के माध्यम से इसे क्या किया जाता है? एकत्र किया जाता है। ये मूलतः शब्द का उपयोग किया जाता है। इसमें ऊपर बैग फिल्टर लगा दिया जाता है जिससे वो वहीं पर इकट्ठे होने लगते हैं। अब बात करते हैं ईएसपी की। ईएसपी क्या है भाई? तो वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण है जो धुएं और धूल के महीन कणों को हटाता है। इसे ईएसपी कहा जाता है। ये वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर, याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईएसपी से कहा जाता है, वायु गुणवत्ता को नियंत्रित भी करता है। फिर बात करते हैं जो फ्लाई ऐश है इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से रासायनिक तत्व होते हैं जो इसे विशेष बनाते हैं, इसे खास बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है SiO2 जिसे कहा जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके बाद होता है Al2O3 एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बेसिकली कहा जाता है। Fe2O3 माने फेरिक ऑक्साइड इसमें मिलता है। इसके अलावा CaO कैल्शियम ऑक्साइड की प्राप्ति भी हमें इसी से हो जाती है। तो सोचिए कितना विशेष है। अब जो ये फ्लाई ऐश है आखिरकार इसका यूज क्या है, क्यों हम इसे बार बार अनुप्रयोग में लाते हैं? तो अनुप्रयोग में लाने का विभिन्न उद्योगों में काम लेते हैं, जैसे निर्माण उद्योग। तो निर्माण उद्योग में क्या करते हैं, ये कंक्रीट के साथ, ईंट के साथ सीमेंट के निर्माण में इसे मिला दिया जाता है। सड़क निर्माण बनाना हो तो इसका रोड का जो आधार बनाते हैं, बेस बनाते हैं, उसमें भरने वाली सामग्री, जो भराव सामग्री है, जो भर भर के रखा जाता है, उसमें डाला जाता है, उसमें उपयोग लाई जाती है। खनिज और धातु की पुनर्प्राप्ति, धातुओं के निष्कर्षण और मेटल की रिकवरी करने में जिससे वो निकले हैं उससे इसकी प्राप्ति कर सकते हैं, उसी में उपयोग होता है। मिट्टी में सुधार, कृषि में यदि उर्वरता को बढ़ानी है तो भी इस फ्लाई ऐश को डाला जाता है। इसके पॉजिटिव हैं या नेगेटिव इंपैक्ट भी कुछ दिखाई देते हैं? तो जी हां, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी इसके दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल वायु प्रदूषण। भाई जब भी फ्लाई ऐश होगी तो उसके जो महीन कण होंगे वो वायु में मिल जाएंगे और उसे प्रदूषित कर देंगे। यदि ये जल के साथ मिल जाए तो अनुचित यदि तरह से यदि इसे रखा जाए या अनुचित रूप से यदि पानी के साथ मिल जाए तो पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। क्या आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं? तो जी हां, इन पर हार्ट के रोग, कैंसर है, सांस संबंधी बीमारी है, स्ट्रोक है, ये सब समस्याएं इनके साथ हो सकती है। तो फिर फ्लाई ऐश की गुणवत्ता कैसी होगी? फ्लाई ऐश की जो प्रॉपर्टीज हैं वो गुण क्या होने वाले हैं? तो भाई आपने एक नाम सुना होगा, पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट के समान, लेकिन रासायनिक रूप से ये कैसे दिखाई देते हैं? थोड़े भिन्न दिखाई देते हैं। वैसे पोर्टलैंड सीमेंट को एक बांधने वाला पदार्थ है जो बारीक छोटे छोटे पाउडर से मिलकर बनता है, सीमेंट के रूप में काम आता है। इसका निर्माण क्या होता है? तो इसका निर्माण चूना पत्थर, मिट्टी के मिश्रण और उच्च तापमान पर जलाकर या पीसकर किया जाता है। इसकी रासायनिक संरचना किसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं भाई? तो इसमें शामिल है कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसमें शामिल है कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। इसके अलावा यह सीमेंटीय गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात पानी के साथ यदि मिला दिया जाए फ्लाई ऐश को तो ये ठोस हो जाता है, ये बिल्कुल मजबूत हो जाता है, किसी संरचना के निर्माण में काम आ सकता है। अब हम देखते हैं फ्लाई ऐश के कितने प्रकार हैं और ये आखिरकार गुणों में कैसे भिन्न दिखाई देती है। तो फ्लाई ऐश के क्या होता है भाई? तो फ्लाई ऐश के प्रकारों में देखें तो एक क्लास सी होती है। क्लास सी क्या होती है? जो फ्लाई ऐश होती है इसमें कैल्शियम और चूने की अधिक मात्रा होती है, तो एक क्लास सी होती है। फिर होती है क्लास एफ। ये जो फ्लाई ऐश होती है बेसिकली यूरोप के क्षेत्र में पाई जाती है, इसमें कार्बन का 5% से कम होता है और उच्च गुणवत्ता वाली ये फ्लाई ऐश मानी जाती है। भारत में जो मिलती है बेसिकली वो टाइप सी या क्लास सी दिखाई देती है। फिर आती है क्लास एफ की जो फ्लाई ऐश है, इसमें सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है, बेहतर गुणवत्ता वाली इसे माना जाता है। फिर आते हैं भारत में अपेक्षा जो यूरोपीय देश है, इसमें क्लास एफ के प्रकार की फ्लाई ऐश अधिक पाई जाती है और क्लास जो एफ है इसमें प्राय 5% से कम कार्बन पाया जाता है। तो भैया भारत में मिलती है क्लास सी। क्लास एफ कहां मिलती है? यूरोपियन कंट्री में मिलती है और यूरोपियन कंट्री वाली जो क्लास एफ है वो ज्यादा उपयोगी नजर आती है। अब इतनी जानकारी यदि हमने बात की है तो फ्लाई ऐश से संबंधित कौन कौन सी पहल चल रही है
इसके ऊपर भी तो हमें बात करना होगा। तो इससे संबंधित पहलों में यदि हम देखें तो 2021 में एनटीपीसी ने फ्लाई एस की बिक्री के लिए रुचि की अभिव्यक्ति को आमंत्रित किया था कि भैया जो जो खरीदना चाहता है बताओ। दूसरा, एनटीपीसी ने सीमेंट निर्माताओं के साथ सहयोग कर फ्लाई ऐश की आपूर्ति को सुनिश्चित किया था कि भैया तुम ले जाओ, तुम्हारे काम की है, जिसके काम की है वो ले जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लाई ऐश की ईंटों और नवीन पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को प्रोत्साहित किया गया है। ये फ्लाई ऐश से निर्मित ईंट है, इसको बोला गया था कि उपयोग किया गया है, बहुत अच्छी बात भी, कहीं तो उपयोग हो रहा है सकारात्मक। राज्य सरकारों ने फ्लाई ऐश के उपयोग की नीतियां भी बनाई, जैसे महाराष्ट्र इस पे नीति बनाने वाला पहला राज्य है। भारत का मध्य प्रदेश नहीं हो पाया, इसमें महाराष्ट्र ने सबसे पहले अच्छा काम करके दिखाया। सरकार ने ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था, जिसमें फ्लाई ऐश का उत्पादन और उपयोग की पूरी निगरानी रखी जाती थी कि आखिरकार कैसे करके फ्लाई ऐश को रखा गया है और कहां इसका उपयोग किया जा रहा है। यदि हम वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की स्थिति को देखें तो क्या दिखाई देता है? तो भाई हम भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में चौथे नंबर पर नजर आते हैं। अक्षय ऊर्जा की स्थापना में भी हम चौथे नंबर पर नजर आते हैं। पवन ऊर्जा में भी चौथे हैं। सौर पीवी सोलर फोटोवोल्टिक क्षमता के मामले में हम 5वें नंबर पर नजर आते हैं। जल विद्युत प्रतिष्ठानों में हम 5वें नंबर पर नजर आते हैं। सौर ऊर्जा की क्षमता 2014 में जहां 2.82 गीगावाट थी, वहीं 2024 में बढ़कर ये 81.81 गीगावाट हुई, अर्थात 29 गुना की वृद्धि हो गई है, जो प्री के फैक्ट में आपके लिए आ सकता है। भारत में स्थापित यदि विद्युत क्षमता की बात करें तो 30 नवंबर 2024 तक की बात करें तो विद्युत मंत्रालय के अनुसार ये आपके लिए डेटा निकाल कर लाए हैं, ये डेटा को याद कर लीजिएगा। कोयला की हिस्सेदारी 46% है, लिग्नाइट की 1.4, प्राकृतिक गैस की 5.4, प्राकृतिक तेल की 0.1 और जीवाश्म ईंधन की भैया 53.2%। हमारे देश में अभी भी विद्युत का उत्पादन इन्हीं चीजों से होता है। तो ये डेटा है, अभी भी हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं। समझ गए? तो भाई इनका कम उपयोग करते हुए हमें पाए जाना है। अब यदि हम बात करें तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता देखते हैं 31 मार्च 2024 तक, जो सरकार के लेटेस्ट आंकड़े हमें दिखाई देते हैं। तो यदि हम 31 मार्च 2024 तक की क्षमता को देखते हैं तो भाई कुल नवीकरणीय ऊर्जा में शीर्ष राज्य जो 61% का योगदान देते हैं, सबसे आगे है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है तमिलनाडु, फिर आता है कर्नाटक और फिर आता है महाराष्ट्र। वहीं सोलर ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान आता है। हम अर्थात मध्य प्रदेश दूर दूर तक कोई हिस्सेदारी नहीं रखते हैं, ये आपको याद रखना है। यदि हम पवन ऊर्जा विंड एनर्जी की बात करें तो 93% योगदान कौन देता है? तो गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान, अर्थात यहां पर भी हमारा सुपड़ा साफ दिखाई देता है। जैव ऊर्जा की बात करें तो 71.49% का योगदान देते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये दिखाई देते हैं। तो ये टॉप 4 में दिखाई देता है और यहां पर भी हम ओम शांति के रूप में दिखाई देते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित के बाद में बात करते हैं बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं कहां पर चल रही हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसका 57.15% की यदि हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में हिमाचल नंबर 1 है, उत्तराखंड नंबर 2 है, कर्नाटक नंबर 3 है, कश्मीर नंबर 4 है, महाराष्ट्र नंबर 5 है और तेलंगाना नंबर 6 में नजर आता है। तो भाई बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में भी हम दूर दूर तक नजर नहीं आते। अब भारत में यदि नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन की बात करें, आंकड़ा 2023-2024 के बेस पे यदि हम बात करें तो इस आंकड़े के बेस पर कुल नवीकरणीय ऊर्जा का 56% की बात करें तो 56% में राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल और तमिलनाडु है। वहीं सौर ऊर्जा में देख लिया हमने, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश नजर आते हैं। 23-24 के आंकड़ों को यदि हम देख रहे थे तो पवन ऊर्जा के माध्यम में गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान था। वहीं जैव ऊर्जा में महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का स्थान दिखाई देता है। ये 23-24 के आंकड़े हमारे पास लेटेस्ट में नजर आते हैं जो सरकार ने दिए। बड़े हाइड्रो पावर में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, कर्नाटक और सिक्किम का मूल स्थान नजर आता है। अब आ जाते हैं अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं। अक्षय ऊर्जा की क्षमता में भारत में टॉप 5 राज्य कौन से हैं और ये आंकड़ा जो हमारे पास है वो 31 मार्च 2024 तक का है।
तो इस आंकड़े में यदि आप ध्यान लगाएंगे तो देखो स्टैटिक डेटा आपके सामने पूरा का पूरा दिखाई देता है कि टॉप 5 राज्य आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं। तो टॉप 5 राज्य की यदि हम बात करेंगे तो देखो गुजरात दिख रहा है, गुजरात के बाद 14.41 के बाद 14.22% दिखाई दे रहा है। इसके बाद तमिलनाडु दिख रहा है, फिर कर्नाटका दिख रहा है और फिर महाराष्ट्र राज्य दिखाई देता है। बाकी फिर 5 राज्य नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में नजर आते हैं। यदि स्टेट वाइज यदि हम लेकर चलें, गुजरात को लेकर चलें तो 2024 तक गुजरात देश में अक्षय ऊर्जा के मामले में सबसे बड़ा योगदान करता है। 2023-24 के दौरान भी गुजरात ने अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता के रूप में शामिल हुआ है। याद रखिएगा, अक्षय ऊर्जा की क्षमता यहां 27.46 गीगावाट है। अक्षय ऊर्जा 2023-24 के आंकड़ों में कितना हो गया, तो 51.87 हो चुकी है टोटल। गुजरात जो यहां हमने सेकंड लिखा, चूंकि बाकी राज्य जो मिलकर कर रहे हैं उनको नंबर 1 के आंकड़े में यहां स्थापित किया गया है, ये देख लीजिएगा। ओवरऑल की बात करें, बाकी ये सिंगल सिंगल देखेंगे तो सिंगल सिंगल में गुजरात सबसे आगे निकलकर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। गुजरात का अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा में योगदान 49% और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 42% का लगभग योगदान हमें दिखाई देता है। राजस्थान की बात करें तो 2024 तक राजस्थान ने अक्षय ऊर्जा में दूसरा स्थान हासिल किया है, ये याद रखिएगा। तो अक्षय ऊर्जा में यहां पर सबसे बड़ा योगदान लिखना था, है ना, पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है, तो राजस्थान दिखाई देता है। अक्षय ऊर्जा में इसकी जो योगदान है वो 27 गीगावाट है, जबकि अक्षय ऊर्जा की भीतर क्षमता टोटल यदि राज्य के भीतर देखेंगे तो ये 67.61% तक लगभग नजर आती हुई हमें दिखाई भी देती है। अब आते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में 22.16 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित हुई है और इस हिसाब से ये कौन से स्थान पर रहा है, 2023-24 के उत्पादन में ये टोटल में 5वें स्थान पर नजर आता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक देश में तीसरे स्थान पर नजर आता है। यहां पर अक्षय ऊर्जा की जो क्षमता है, ये अक्षय ऊर्जा की क्षमता कितनी रही है, तो 43.18 रही है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो मार्च 2024 तक इसने अपने ओप को कौन से स्थान में शामिल किया, 5वें नंबर पर स्थापित किया। यहां की सौर क्षमता 35.65 लगभग दिखाई देती है। तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र की बहुत महत्वता हमारे यहां दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्थिति के बारे में। किसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय स्थिति, वो भी अक्षय ऊर्जा क्षमता के बारे में। वो भी कब तक की, तो 31 दिसंबर 2023 तक की स्थिति की बात हम करने वाले हैं। तो डाटा कहता है कि विश्व अक्षय ऊर्जा की क्षमता 3864.52 गीगावाट दिखाई देती है। और ये आंकड़े सितंबर 23 तक बताएं तो चीन वैश्विक रूप में अक्षय ऊर्जा का सबसे आगे निकलता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे यूएसए आता है, थर्ड नंबर पे हमारा ब्राजील आता है, जबकि भारत कौन से नंबर पर आता है, तो अक्षय ऊर्जा में हम वर्ल्ड में चौथे नंबर पर नजर आते हैं। वहीं पर यदि हम बात करें तो अक्षय ऊर्जा की क्षमता के मामले में देखें तो क्षमता के मामले में चीन, भारत, जर्मनी के पास 2023 तक अपने देश में सौर ऊर्जा क्षेत्र की स्थापना करने का सबसे बड़ा हिस्सा है, पर कर नहीं पाए, वो बात अलग है। पवन ऊर्जा के मामले में देखें तो यूएसए नंबर 1 अपनी हिस्सेदारी को रखा है। इसके बाद ब्राजील नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 56.63% का योगदान दे पाया है। ये हमारे लिए काम का था। अब हम मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के जो ताप विद्युत केंद्र हैं, चलिए एक बार इनकी भी एक समरी बात कर लेते हैं। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 में बुरहानपुर में हुई थी। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र दिखाई देता है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1967 में सारणी बैतूल में हुई थी। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1987 बैढ़न सिंगरौली में हुई। संत सिंगाजी 2014 में डोंगलिया खंडवा में। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र 1965 अनूपपुर में। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र 1960 में जबलपुर में ही। गाडरवाड़ा सुपर थर्मल, ये गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में दिखता है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया के वीर सिंहपुर पाली में दिखाई देता है। दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र खंडवा के गोराड़िया में दिखाई देता है। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र बैरठ छतरपुर में दिखाई देता है। पैंच ताप विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा में दिखाई देता है। इसके अलावा यदि हम मध्य प्रदेश के निजी ताप विद्युत केंद्र देखें तो एसआर ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली में। जेपी बीना, ये बीना सागर में है। जेपी निगरी निगाही ताप विद्युत केंद्र, ये सीधी में दिखता है।
मोजरवेयर यदि हम बात करें तो मोजरवेयर ताप विद्युत केंद्र ये अनूपपुर में है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र ये इंपॉर्टेंट है, VIMP है, झाबुआ मत लगा देना। तो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहां है? तो ये सिवनी, घनसौर के सिवनी में दिखाई देता है। शासन अल्ट्रा मेगा सौर प्लांट कहां पर है? तो ये सीधी में है। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड कहां है? तो बीना सागर में ये दिखाई देता है। ये तो हो गई हमने बात। अब हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा के बारे में क्या डेटा हमारे पास उपस्थित है। तो भाई मध्य प्रदेश प्रथम जल विद्युत केंद्र कौन सा है? तो गांधी सागर मंदसौर में के भानपुरा में 1960 में लगा था। देश का पहला सोलर पार्क कहां लगा था? तो राजगढ़ जिले के गणेशपुरा में लगा था। अभ्रक आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के इटारसी में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र दिखाई देता है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो सुवासरा सौर ऊर्जा संयंत्र है, जो मंदसौर के सुवासरा में दिखता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पर आधारित गांव कौन सा है? तो सबसे बड़ा गांव है कस्तूरबा गांव। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां है? तो ओंकारेश्वर खंडवा में था। अभी हवा से प्रभावित भी ये हुआ था। देश में सबसे बड़ा सौर रसोई गांव कौन सा है? तो बैतूल जिले का बांचा को सबसे बड़ी सौर रसोई गांव माना जाता है। सौर वेरिफिकेशन सेंटर कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, जो पूरा सौर ऊर्जा से चलता है। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो हमारा प्यारा देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, जो एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यह सौर ऊर्जा से संचालित है। मध्य प्रदेश की सोलर सिटी किसे कहा जाता है? तो रायसेन जिले में स्थित सांची को पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश की सोलर सिटी कहते हैं। मध्य प्रदेश का सोलर मैन किसे कहा जाता है? तो चेतन सिंह सोलंकी साहब को मध्य प्रदेश और भारत में सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें सोलर गांधी भी कहा जाता है। इनका संबंध खरगोन जिले से है। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र 1995 में देवास के जामगोदरानी में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन संयंत्र की बात करें तो यह कहां है? तो धार जिले में 2022 में अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा लगाया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्रियां कहां पर है? तो इंदौर के आसपास दिखाई देती हैं। सौर ऊर्जा द्वारा का सर्वाधिक उपयोग कहां होता है? तो झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग होता नजर आता है। भामरखेड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां है? तो भाई रतलाम जिले में ये उपस्थित है। बेरछा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां है? तो बेरछा रतलाम में दिखाई देता है। इसके अलावा कुकरू कहां है? तो कुकरू बैतूल पर स्थित पवन ऊर्जा का संयंत्र है। इसके अलावा चांदगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र कहां है? तो ये बुरहानपुर के चांदगढ़ में स्थित है। देश का पहला बायोमास बिजली सही बनाने वाला गांव कौन सा है? तो बैतूल का कसाई गांव पहला ऐसा गांव है जो बायोमास से एनर्जी बनाता है। देश या और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां लगा है? तो यह भी खंडवा में लगा है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहां लगा है? तो इंदौर में लगा हुआ दिखाई देता है। मध्य प्रदेश का पहला बायो मास संयंत्र कहां है? तो शारनी बैतूल में, जबकि सबसे बड़ा इंदौर में ही दिखाई देता है। जब आप इंदौर आए तो जाकर विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मध्य प्रदेश का पहला बायो मिथलाइजेशन बनाने वाला कारखाना कहां है? तो भोपाल में है। भूसी से विद्युत बायोमास बनाता है मध्य प्रदेश का धार जिला। मध्य प्रदेश में कचरे से बिजली बनाने वाला पहला संयंत्र लगा है भोपाल में। गन्ने का जो बचा हुआ पार्ट होता है, खोई जिसे कहते हैं, उसका संयंत्र कहां लगा है? तो मुरैना तथा ग्वालियर में लगे हैं। मध्य प्रदेश में बायो एथेनॉल प्लांट कहां लगा है? तो ये बालाघाट में लगा है। मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां लगा है? तो चुटका मंडला में लगा। वैसे ये अभी भी डेवलपिंग फेज पे है। मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां लगा है? तो शिवपुरी जिले के गोपालपुर में लगा हुआ दिखाई देता है। तो ये पूरी की पूरा जो अपडेटेड डेटा था वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। पूरा विश्वास है मेरे प्यारे अधिकारियों पे कि इस डेटा पर पूरा आप समझ गए होंगे और आप इस पे बहुत अच्छे से काम भी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं भाई आप सभी से अगले वीडियो में, और ऐसे ही तात्कालिक वीडियोस के लिए आपको हमेशा जुड़े रहना है आपके अपने एमपीपीएससी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद।